Hello friends, today's topic is consideration from the Indian Contract Act. The consideration is defined under section 2D of Indian Contract Act, and there is one important section which is section 24 which states that consideration must be lawful, and next is section 25 जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. The section 25 simply talks about that agreement without consideration is void. आपका सिर्फ सिंपली यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है जो होता भी है काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, which says that agreement without consideration is void. Then there are certain circumstances in which if there is absence of consideration, in that case also agreement will not be void. So वो circumstances कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो जाते हैं लाइक डिफरेंट तरीके से. आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये आप क्वेश्चन देखेंगे या यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी लाइक कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जब आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. लाइक इफ एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि इन राइटिंग भी है और रजिस्टर्ड भी है, और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अब फैमिलीज के केसेस में क्या होता है, बहुत बार होता है कि किसी को कुछ हम देते हैं इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उस केस में हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. लाइक पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को कुछ देना चाहते हैं, तो इन दैट केस कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, बट दैट शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. देन सेकेंड केस इज प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट. अगर कोई प्रॉमिस किया है किसी ने टू कॉम्पनसेट समवन कि आई विल कॉम्पनसेट फॉर योर लॉस, सो इन दैट केस ऑल्सो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. देन नेक्स्ट इज प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इन राइटिंग एंड साइन. इन केस ऑफ टाइम बार्ड डेट there is also no need of consideration, but that should be in writing and sign. This is important. जहाँ पे in writing and in sign बोला है, in that case आपको याद रखना पड़ेगा, which is also important. There is a question जो कि UGC नेट में आपका आया हुआ है. Contract without consideration is perfectly valid if when it is in writing and registered, made on account of natural love and affection for near relation, promise to compensate, legally compelled to do. वहां आपको लीगली कंपेल किया जा सकता हो वहां. एंड प्रॉमिस टू पे डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ. अगर एक आपका कोई डेट है जो कि बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ हो गया है, अगर उसको भी पे करने के लिए कोई प्रॉमिस कर दे कि चलो वो टाइम बार्ड हो गया है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उस चीज को पे करूंगा, तो इन दैट केस वो एक फ्रेश चीज हो जाती है, बट उसके लिए फिर से कंसिडरेशन देना इज नॉट नेसेसरी. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इन दिस केस ऑल्सो कंसिडरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो ये कुछ केसेस हैं जहां पे आपका कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. Then there are certain explanations which says that nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee. डोनर कौन होता है, जो गिफ्ट दे रहा है, और डोनी जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है. देन इन दैट केस ऑल्सो नो नीड ऑफ कंसिडरेशन. और उस केस को क्या कहा जाएगा, उस गिवन एंड टेकन को क्या कहा जाएगा, गिफ्ट कहा जाएगा. देन नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड. अगर कोई एग्रीमेंट है जहां कंसेंट प्रोमिसर की बिल्कुल फ्री थी, कोई भी उस पर दबाव नहीं था किसी चीज का, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई कोर्जन नहीं था, मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट. अगर सिर्फ ये कह के उस चीज को वॉइड नहीं किया जाएगा कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी, बट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन whether the consent of the promisor was freely given. कि यहाँ ये स्टेटमेंट कह रही है कि आपको सिर्फ इसलिए कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी, सिर्फ इसलिए वो वॉइड नहीं हो जाएगा, बट इनएडिक्वेट होने की वजह से उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है कि क्या आपकी जो कंसेंट थी वो फ्री थी या नहीं. तो कंसेंट फ्री थी या नहीं ये चेक करने के लिए इनएडिक्वेसी का यूज किया जा सकता है कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी
तो कहीं प्रोमिसर पे किसी तरह का दबाव तो नहीं था, बट दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कह रही हैं। तो सिर्फ इनएडिक्वेट की वजह से वॉइड नहीं हो जाता, बट इनएडिक्वेसी की वजह से ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि प्रोमिसर की कंसेंट फ्री थी या नहीं थी। ओके, देन देयर आर सम स्टेटमेंट्स जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इंग्लिश लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है? द पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ। इंडिया में क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर तरह की कंसिडरेशन होती है और तीनों ही वैलिड होती हैं, बट इन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। पास्ट, अगर आपने पास्ट में कोई कुछ किया है, कुछ कंसिडरेशन प्रोवाइड की है, तो उसको नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद जो आपकी कंसिडरेशन का एक्सचेंज हुआ है, सिर्फ उसी को माना जाता है इंग्लिश लॉ में। एंड इन इंडियन लॉ कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों तरह से हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म होता है, या तो आपसे तीनों ही पूछ लेंगे या फिर सिर्फ पास्ट ज्यादातर पूछा जाता है कि पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है इंडिया में या नहीं है। एंड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सिंडिया वर्सेस अब्राहम, 1985 का केस है। इस केस में ये चीज कही गई थी दैट पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया। देन पास्ट कंसिडरेशन मेड इन द पास्ट। पास्ट कंसिडरेशन अगर पूछा जाए तो क्या होगा, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विच इज मेड इन द पास्ट, गिवन अर्लियर एंड द प्रॉमिस इज मेड लेटर इफ द प्रॉमिस्ड एक्ट हैज बीन डन बिफोर द एग्रीमेंट इज मेड। अब यहाँ क्या हुआ है? प्रॉमिस पहले ही हो गया, डन, प्रॉमिस पहले ही कर दिया गया है। द प्राइस पेड और सर्विस रेंडर्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्रॉमिस फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। इसमें कंसिडरेशन जो है वो पहले ही दे दी गई है, जो सर्विस ली है उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो पहले ही दे दी गई है। तो पास्ट कंसिडरेशन समथिंग विच इज हैपेंड इन पास्ट। देन कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस विच बोथ द लॉ एंड पार्टीज रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। अब इंडिया में क्या होता है? इंडिया में इनएडिक्वेट हो सकती है, तो यहाँ कह रहा है सम पार्टीज रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ के, इन द आई ऑफ लॉ, कि लॉ को ये लगे कि हाँ इट इज हैविंग सम वैल्यू एंड कंसिडरेशन शुड हैव सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। तो आपसे ये सिंपली स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये आपके अलग अलग जुडिशरीज में आए हुए क्वेश्चन है। देन फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है? जो कि आप फ्यूचर में देंगे, अभी दी नहीं गई है, अभी आप फ्यूचर में देंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद। देन फ्यूचर कंसिडरेशन कहाँ होती है? ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में होती है। आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर कंसिडरेशन होती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड सेक्शन 25 रिलेट्स टू एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है सेक्शन 25 किससे डील करता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट रिलेटेड टू कंसिडरेशन कराते हैं, बट दैट इज रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू सैलमन एंड विनफील्ड, अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज अ गिफ्ट। ये सैलमन और विनफील्ड का कहना है। वन मेड फॉर कंसिडरेशन इज अ बार्गेन। कहना है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है उस एक्ट को हम क्या कहेंगे, गिफ्ट मान लेंगे। अगर किसी ने कुछ दिया है किसी को और रिटर्न में कुछ रिसीव नहीं किया तो हम मान लेंगे कि वो गिफ्ट था। एंड वन मेड फॉर कंसिडरेशन, जहां कंसिडरेशन दिया गया है वहां हम उसे बार्गेन मान लेंगे। ठीक है, तो देन सिंपली ये भी आ जाती है आपकी स्टेटमेंट, कंसिडरेशन इज अ, यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं, बार्गेन एलिमेंट की जगह ब्लैंक छोड़ देंगे, इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑप्शंस में दिया होगा, तो आपको बार्गेन एलिमेंट, तो कंसिडरेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एक बार्गेन एलिमेंट है। ठीक है, ये बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया हुआ है, मतलब ये जुडिशरी से लेके आपके यूजीसी, नेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम सब में आया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ केस, सेंट्रल इनलैंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस मुंबई पोर्ट। Doctrine of promissory estoppel was used by Justice Denning to uphold the promise of a creditor. अब इसमें क्या हुआ है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई क्रेडिटर कोई प्रॉमिस करता है, क्रेडिटर कौन होता है, जिसने डेट दिया है, जिसने लोन दिया है,
देने वाला क्या होता है, क्रेडिटर होता है। अगर उस पर भी प्रॉमिसरी एस्टॉपल फॉर्म करेगा कब, लाइक ही सेड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल सम इन डिस्चार्ज ऑफ ए लार्जर सम। अगर किसी क्रेडिटर ने किसी को लोन दिया था, सपोज 2 lakhs का लोन दिया था, अब जो डेटर है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो क्रेडिटर कहता है ओके इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू पे मी होल अमाउंट, देन आप 2 lakhs की जगह मुझे 1.5 lakhs ही दे दो। तो अब जैसे ही क्रेडिटर ने कहा तो उस पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल लग जाएगा। अब यहाँ डेटर क्या करेगा, डेटर उसको 1.5 lakhs दे के इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेगा। बट यहाँ क्या, क्रेडिटर बाद में ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझे 50,000 कम दिए थे तो अब बाद में वो मांगने लगे डेटर से, ये नहीं होता, क्योंकि वहां उस पर क्या है, प्रॉमिसरी एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा कि जो उसने बात पहले कही थी अब वो उससे मुकर नहीं सकता। प्रॉमिसरी एस्टॉपल का सिंपली ये मतलब होता है। इफ सच प्रॉमिस इज एक्टेड अपॉन, लाइक जो उसने प्रॉमिस किया था उससे वो एक्टेड, उस पर एक्ट कर लिया है डेटर ने बाय द प्रॉमिसी, नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ कंसिडरेशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट पहले हुआ था उसी को उन्होंने क्या किया है, एक न्यू फॉर्म दे दिया कि चलो पहले वाला तुम छोड़ो, पहले जो भी था अभी जो है अभी तुम मुझे इतना दे दो। अब उस केस में क्या है, एक ही तरफ से कंसिडरेशन आ रहा है, दूसरी तरफ से कंसिडरेशन नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन है, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन है कोई बात नहीं, देन ऑल्सो दिस इज परफेक्टली वैलिड। देन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, मोरल और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये आपका सेक्शन 24 में आप इसे पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। A person consulted a doctor and get a prescription but no one spoke about fee। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, अब यहाँ कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, उसने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया पर्सन ने, बट यहाँ ना ही डॉक्टर ने उसे फीस बताई और ना ही उसने पूछी, देन इन दैट केस क्या होगा, डॉक्टर कैन चार्ज अ रीजनेबल फी। ये यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसों की बात पहले नहीं की तो ठीक है, ओके दैट इज फाइन, ऐसा नहीं है, क्योंकि नथिंग इज फ्री एंड नो वन कैन बी एनरिच अनजस्टली। ये आपका सेक्शन 70 है शायद, हाँ इसको भी आप देखना। देन ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए सेव्ड बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, A is not entitled to compensate from B because no promise was made by B to do this for consideration। अब यहाँ क्या हुआ है, A ने क्या किया, B की प्रॉपर्टी को फायर से बचाया, बट यहाँ उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को बचाना। A is not entitled to compensation। अब A को अगर इस केस में कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो B is not liable to compensate him। So because there is no promise was made, क्योंकि B ने कोई प्रॉमिस नहीं किया था उससे, ठीक है। तो कंसिडरेशन का यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, तो यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ए बी से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और नहीं वो उससे इन्फोर्स करा सकता है कि मैंने बी के लिए ये किया तो अब वो मुझे कॉम्पनसेट करेगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट इस केस में उसका क्लेम रिजेक्ट कर देगा ए का। Then next case is P saved the child of D and D promised to pay 10,000 as reward. So D is liable to pay 10,000 to B under section 25 because it's an enforceable promise। देखो दोनों सेम ही कंडीशन है, वहां उसकी प्रॉपर्टी बचाई, वहां उसके चाइल्ड को बचाया, लेकिन यहाँ उसने ना ही पहले कुछ कहा था ना ही बाद में कुछ कहा। हालांकि इस केस में उसने बाद में प्रॉमिस किया था कि तुमने भाई मेरे चाइल्ड की जान बचाई, तो अब क्या है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, इसके लिए रिवॉर्ड दूंगा। अब इसने क्या हुआ, प्रॉमिस कर दिया इस चीज पे, प्रॉमिस करने के बाद उस पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल लग जाएगा। यहाँ क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ पी इज पास कंसिडरेशन। अब क्या है, यहाँ इसने भी कुछ किया था और यहाँ अब इसने भी कुछ कर दिया। उसने पहले क्या किया था, परफॉर्म कर दिया, चाइल्ड की लाइफ को प्रोटेक्ट किया, और बाद में उसने भी क्या किया, उसने बोला मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अब दोनों साइड से कुछ ना कुछ हो गया और दोनों ने कमिटमेंट कर दिया। इसने तो अपना पार्ट परफॉर्म पहले ही कर दिया और इसने परफॉर्मेंस होने के बाद बोला कि चलो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अभी इस केस में इसको क्या किया जा सकता है, एनफोर्स कराया जा सकता है रिवॉर्ड को, ठीक है।
कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। जब आप बेलमेंट पढ़ेंगे वहां आप समझ जाएंगे इसको अच्छे से। बट रिक्वायर्ड, बट कौन से केसेस में रिक्वायर्ड होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इन केसेस में क्या होता है? कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये भी आपके एक जुडिशरी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर फॉलोइंग हैज राइट टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है बट आपको यही बता देती हूँ थोड़ा। तो कौन कौन एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी है, सपोज ए वर्सेस बी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, तो ए और बी दोनों ही जाके, दोनों ही क्योंकि पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं कोर्ट में जाके। एंड ये इंग्लिश लॉ में सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ पार्टीज ही करा सकती है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो द प्रोवाइडर ऑफ कंसिडरेशन इज ऑल्सो कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक प्रोवाइडर ऑफ कंसिडरेशन कौन होता है? जो कंसिडरेशन दे रहे हैं। अब सपोज यू आर +18 और आप यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, +18 आप हो चुके हो और आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, बट आप कहीं सपोज एडमिशन लेने जाते हो किसी कॉलेज में। अब वहां क्या है? आपके और कॉलेज, आपने एडमिशन ले लिया वहां, तो पार्टी कौन है? आप और कॉलेज। बट आपकी फीस कौन पे कर रहा है? आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको क्या कर रहे हैं? आपकी फीस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? प्रोवाइडर ऑफ कंसिडरेशन कौन है? आपके पेरेंट्स। तो वो भी अगर कुछ भी केस होता है तो वो कॉलेज के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सिर्फ इंडिया में ही है प्रोवाइडर ऑफ कंसिडरेशन, ये इंग्लिश लॉ में नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, बट ये अलग से एक टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे। प्रोमिसेस विच आर नॉट एनफोर्सिबल, कौन से प्रोमिसेस होते हैं जो एनफोर्स नहीं किए जा सकते? ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है बट मैं करा देती हूँ आपको थोड़ा। प्रॉमिस टू गिव ₹5,000 टू हिज सन। एक फादर ने अपने सन को कहा कि मैं तुम्हें ₹5,000 दूंगा। अब जो फैमिली के मैटर्स होते हैं उसमें क्या होता है? इंटेंशन टू कम इनटू अ लीगल रिलेशनशिप क्या होती है? एब्सेंट होती है वहां पे, तो इनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। प्रॉमिस टू डोनेट ₹5,000 टू एन ऑफिशियल क्लब, अगर किसी ने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं डोनेट करूंगा तो उसे भी नहीं करवाया जा सकता एनफोर्स। ठीक है, कुछ केसेस होंगे वो आप आगे पढ़ेंगे कहाँ इस केसेस में भी कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां हो सकते हैं एनफोर्स। देन प्रॉमिस टू गिव एडिशनल फी टू हिज एडवोकेट फॉर विनिंग ए सूट। अब इस केस में क्या है? अगर एडवोकेट जीत जाएगा तो उसे एडिशनल एक्स्ट्रा फीस देंगे। तो इस केस में वो दे तो सकता है जो भी है, बट इसको एडवोकेट जो है अगर वो विन कर जाता है और फिर क्या होता है, उसे उसका क्लाइंट रिफ्यूज कर देता है एडिशनल फी देने के लिए, तो एडवोकेट इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकता। ठीक है, देन देयर आर सम स्टेटमेंट्स जो कि आपकी यूजीसी नेट में आई हुई है, ये बहुत रिपीट भी काफी होती हैं, तो इन्हें भी आप देख लीजिए। सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज केस इन विच इट वाज हेल्ड दैट कंसिडरेशन मीन्स अ रीजनेबल इक्विवेलेंट और अदर वैल्यूएबल बेनिफिट पास्ड ऑन बाय द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरेरी। अब कंसिडरेशन क्या होता है? मीन्स कुछ रीजनेबल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए और अदर वैल्यूएबल बेनिफिट पास्ड ऑन। अब इसमें क्या है? ये नहीं बोल रहा है कि बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। अगर 10,000 का कुछ ट्रांजेक्शन हुई है तो 10,000 ही उधर से आ रहे हैं और 10,000 का ही कुछ सामान उधर से जा रहा है, वो थोड़ा कम या ज्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द वर्ड कंसिडरेशन वाज क्वालिफाइड बाय द वर्ड एडिक्यूट, तो इंडिया में क्या होता है? कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकती है, बट अगर वो एडिक्वेट है तो बहुत अच्छा है। तब तो क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया कि इनएडिक्वेसी तो थी ही नहीं, तो आगे जाके कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता उसको कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है। बट अगर इनएडिक्वेट भी है कंसिडरेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस यही कह रहे हैं, मेक द consideration is stronger so as to make it sufficient and valuable having regard to the facts and circumstances and necessities of the case। ठीक है, तो यहाँ बस ये है कि inadequate इंडिया में inadequate भी चलता है, यूके में नहीं चलता। ठीक है, इंग्लिश लॉ में inadequate नहीं चलता, adequate ही होना चाहिए। इंडिया में तो है कि भाई अगर मैंने बोला कि मैं 10 रुपए का एक अमरूद दूंगी तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं तो 8 ही रुपए दूंगा इसके।
तो दैट विल बी ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन मान लिया जाएगा उसको, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कल को मैं ये नहीं कह सकती इसने 10 रुपए का अमरूद मेरे से 8 रुपए में ले लिया था, नहीं नहीं इसे इनवैलिड करो, तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता, ठीक। देन कंसंट्रेशन में नॉट बी एडुकेट, तो जरूरी नहीं है कि वो एडुकेट ही हो, इनएडुकेट भी हो सकती है, मे नॉट बी एडुकेट, ठीक है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग विच हैज सम वैल्यू इन लॉ, कि कंसिडरेशन क्या है, अब कानून की नजरों में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनरीजनेबल सा कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, कुछ तो वैल्यू हो उसकी, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरीली दैट कंसिडरेशन मस्ट बी द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑफर, ये यही बोल रहा है, ऑफरर मस्ट गेट एन इक्विटेबल प्राइस फॉर हिज ऑफर। अब इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि जो मार्केट प्राइस, अब जैसे मैंने बताया ना, मार्केट प्राइस में तो अमरूद क्या है, एक अमरूद 10 रुपए का मिल रहा है, बट मैंने आपको कितने का दे दिया था, 8 रुपए का, तो इक्विटेबल प्राइस हो, ठीक है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसिडरेशन कौन देगा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये भी बहुत ये तो आपका डायरेक्ट 2D से ही उठ के आया है, जो डेफिनेशन है कंसिडरेशन की वहीं से। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट, किस, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब मैंने आपको वो मैंने आपको दिया था कि आप भाई 18+ हो और आप एडमिशन लेने जाते हो, तो अब सपोज कॉलेज क्या है, प्रोमिसर है, और प्रोमिसी कौन हो, आप, और एनी अदर पर्सन कौन हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इफ पार्टीज आर इन नियर रिलेशनशिप, तो ये भी वही बात बोल रहा है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, नियर रिलेशनशिप में कुछ है तो विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड if it is promised to compensate for something done or it is promised to pay time, ये भी आपको अब मैं करवा चुकी हूँ। देखिए इसमें क्या है, उसने प्रॉमिस कर दिया टू कॉम्पनसेट, कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको मैं कॉम्पनसेट करूंगा, तो यहाँ पे भी विदाउट, सॉरी कंसिडरेशन है यहाँ पे, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। और अगर टाइम बार्ड डेट के लिए कुछ प्रॉमिस हुआ है कि चलो अब हालांकि लिमिटेशन लॉ में वो बार्ड हो चुका है, बट मैं फिर भी आपको पे करूंगा, तो वो भी क्या है, आपका विदाउट कंसिडरेशन चल जाएगा, ठीक है। बट वो भी, हाँ उसमें भी क्या है, रिटर्न और साइंड होना चाहिए वो चीज, ठीक है। देन देयर इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय ब्लैकस्टोन, बहुत रिपीटेड, यूजीसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है बहुत बार। ब्लैकस्टोन सेज दैट कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर, ठीक है। तो एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो दैट इज रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी, ठीक है। Then consideration is a price for any promise and something of value in the eye of law, वही चीज आ गई है फिर से अगेन, but not only a moral obligation or motive for any promise, कि consideration क्या है, सिर्फ आप कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने कुछ लिया है किसी से कुछ देना है, क्योंकि मोरालिटी उस चीज को कहती है कि आप ये भाई आप उसको दो, ठीक है। और बट ये क्या है, लॉ की नजर में कुछ होना चाहिए, समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ द लॉ, ठीक है। मोरालिटी से, मोरालिटी की नजर में क्या है, लोग क्या सोचते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लॉ क्या सोचता है उससे मतलब है। देन इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, मैंने आपको बताया था इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में भाई जितना आ रहा है उतना ले लो, खत्म बात। इनएडिक्वेसी इज रेलिवेंट इन डिटरमाइन, बट इनएडिक्वेसी कहाँ रेलिवेंट हो सकती है, वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, बट फ्री कंसेंट पता लगाने के लिए कि भाई बंदे ने अगर 1 लाख की चीज 10,000 रुपए में दे दी, तो क्या वो रियल में सेटिस्फाइड था, तो ये उसकी कंसेंट फ्री थी या नहीं, तो ये पता करने के लिए हम इनएडिक्वेसी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी वैलिड होती है। इनएडिक्वेसी कुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट व्हेन फ्रॉड, अब फ्री कंसेंट कहाँ नहीं होता, जहाँ फ्रॉड हुआ है, कोर्जन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, उस केस में फ्री कंसेंट नहीं होता। तो ये वही चीज कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के टाइम, अब वही बात है, सपोज मैं अपने फादर से कोई
प्रॉपर्टी परचेज कर रही हूँ, अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैंने उसे 10,000 में ले लिया, तो अब यहाँ क्या हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैं अपने पापा को कोई, पापा प्लीज प्लीज मुझे 10,000 रुपए में दे दो, और वरना मैं अपनी जान ले लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। तो दैट इज, तो उस केस में क्या हुआ, हमने कोर्जन किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया फादर के साथ, तो उस केस में क्या होगा, फ्री कंसेंट एब्सेंट थी। तो यहाँ हम अब यहाँ क्या है, 1 करोड़ की चीज 10,000 रुपए में मैं ले रही हूँ, तो यहाँ क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गई, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा था बट मैंने उसका कम दिया प्राइस, तो हो गया इनएडिक्वेसी हो गई। हालांकि इंडिया में इनएडिक्वेसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फ्री कंसेंट का पता लगाने के लिए इनएडिक्वेसी को हम कंसिडर कर सकते हैं इन डिटरमाइनिंग। अब देखो यही बार बार रिपीट होके आ रहे हैं क्वेश्चंस। इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रेलिवेंट। ठीक है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट ही हो। ठीक है, देखो ये यूजीसी में आए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रहा है। ठीक है, देन इसमें कुछ और भी है, लाइक कंसिडरेशन में क्या है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी एक टॉपिक है, वो भी थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसमें भी बहुत सारे केस लॉ हैं, और कंसिडरेशन से रिलेटेड भी कुछ केस लॉज हैं, वो मैं आज नहीं करवा पाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मुझे एक भी कमेंट आया इस वीडियो पे कि आगे वो करना चाहता है इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट, तो मैं वो भी करवा दूंगी, बट आई नीड अ कमेंट कि एक भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो मैं ये आगे कर पाऊंगी।